नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में। आज से यहां पे हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सीरीज होगी हमारी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आप लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, अगर हम बात करते हैं एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज, इसके अलावा कोई भी वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो 3 प्रकार का करंट अफेयर्स आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इंडियन करंट अफेयर की बात करें तो भारतीय जो परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य होता है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य आप लोग यहां पर देखते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटरनेशनल अगर देखा जाए करंट अफेयर्स मतलब अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य आप लोग देखते हैं। साथ ही साथ एमपी का परिदृश्य मतलब राज्य स्तरीय परिदृश्य यानी कि एमपी का करंट अफेयर्स आप लोग देखते हैं। तो टोटल 3 प्रकार का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। सबसे पहला देश के लेवल पे राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य जो पूरे देशों के लिए है ना, पूरे विश्व के लिए हो जाएगा, और फिर तीसरा जो हमारा एमपी का करंट अफेयर्स तो होता ही है। तो इस प्रकार से टोटल 3 प्रकार से करंट अफेयर्स आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, जो कि आज से हमारी सीरीज चलेगी और इसी सीरीज में मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। चाहे वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट डेटा मैं देने वाला हूं और किसी भी प्रकार से कोई भी डेटा छूट के नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है ना? ठीक है। लगभग, क्योंकि यहां पे कुछ चीजें हम कवर कराएंगे, इसके अलावा बची हुई चीजें यूट्यूब में कवर कराऊंगा, है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इसका पीडीएफ मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो हर चीज यहां पे आपको अभी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ यहां पे इस क्लास की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर होगा ये हमारा। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है ये स्टार्ट ही होता है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण से, क्योंकि हम भारत राष्ट्रीय परिदृश्य देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? राष्ट्रीय परिदृश्य देखने वाले हैं, मतलब नेशनल करंट अफेयर की हम यहां पे बात करेंगे। नेशनल करंट अफेयर की एक पूरी सीरीज चलेगी, उसके बाद में फिर हम दूसरी सीरीज चलाएंगे, वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की हो जाएगी, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में हम एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज चला लेंगे। तो अभी जो हमारा नेशनल करंट अफेयर्स स्टार्ट है, तो नेशनल करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो आपका रिजल्ट क्लियर किया गया है 11 जनवरी 2024 को, ध्यान से देखिएगा। 11 जनवरी 2024 को हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहां पर 8वें नंबर का, कौन से नंबर का? 8th एडिशन, 8वें नंबर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्या किया गया है? घोषित किया गया है 11 जनवरी 2024 को। एक चीज और आती है, तब इन अवार्ड की घोषणा की गई है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इन अवार्ड्स के बारे में घोषणा करती है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये अवार्ड्स होते हैं? ठीक है, तो देखिए मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? तो नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन सी हो जाएगी? आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA। साथ ही साथ सर इन अवार्ड्स की घोषणा किस जगह पर की गई है? क्या इन अवार्ड्स की घोषणा तमिलनाडु में की गई है? क्या श्रीनगर में की गई है? क्या किबिथु में की गई है? या मतलब कहां, गुजरात में कहीं जाके की गई है? तो अब हम इसकी बात करते हैं कि साहब ये भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली में नया एक प्लेस बना है, आप लोगों को पता होगा, भारत मंडपम बहुत फेमस था अभी एक टाइम पे करंट की न्यूज में, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA। तो 3-4 क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट हो गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कौन से नंबर का था? तो 8वें नंबर का था। पुरस्कारों की घोषणा हुई तो 11 फरवरी, ध्यान दीजिए, 11 जनवरी 2024, कितने तारीख को? 11 जनवरी 2024 को अवार्ड्स की घोषणा की गई। फिर उसके बाद कौन से क्रम का ये अवार्ड था? तो सर ये 8th एडिशन रहा है। अवार्ड्स का कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन। वेन्यू कहां पर इन अवार्ड्स की घोषणा की गई? तो ये अवार्ड्स की घोषणा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में की गई है। मिनिस्ट्री के लिए तो बार बार मैंने मिनिस्ट्री यहां पे आपको बताई है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA। राइट, आगे बात करते हैं टोटल कितने शहरों का आकलन किया गया, टोटल सिटीज ऑफ असेसमेंट। तो यहां पे हम बात करते हैं 4477 मतलब 4477 सिटीज का असेसमेंट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 4477 सिटीज का आकलन यहां पर किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत, जिनमें से 61 कैंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल हैं। कितने? 61 कैंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल है। कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब क्या होता है? छावनी होती है। ठीक है, ऐसा एरिया जहां पे आर्मी मैन रहते हैं, आर्मी की फैमिलीज रहती हैं, आर्मी का पूरा एक कैंटोनमेंट बोर्ड बना रहे। ठीक है, तो इनमें से नॉर्मल सिटीज तो हो गई कि इन जनरल सभी सिटीज जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, व्हाटएवर जो भी सिटीज हैं, तो ये सारी की सिटीज हो गई। अब उनके अंदर भी आपकी 61 कैंटोनमेंट बोर्ड को भी इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में शामिल किया गया है। एक चीज और है
कि इसमें गंगा टाउन्स भी शामिल किए गए, गंगा के किनारे बसे शहर, ठीक है ना। ऐसे शहर जो कि गंगा के तट पर बसे हुए हैं उन्हें भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो गंगा टाउन्स की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 88 टाउन्स है। कितने टाउन्स है सर? तो टोटल 88 टाउन्स है गंगा टाउन्स यहां पे। इसके अलावा भारत की सबसे स्वच्छ छावनी की बात करें तो भारत की सबसे स्वच्छ छावनी मतलब 61 छावनी ने 61 कैंटोनमेंट बोर्ड ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से सबसे क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सी रही है? तो MHOW, इट मींस महू। किसकी बात हो रही है? महू की बात हो रही है। महू आपको कहां मिलेगा? ये इंदौर के पास में महू मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे हमने बात करी कि भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, तो ये महू छावनी है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अवार्ड मिला है इसे। फिर है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है? तो साहब ये चंडीगढ़ है जो कि सर्वश्रेष्ठ, जो कि क्या है आपका? सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर है, ठीक है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का है। अब आप देखिए यहां पर इस बार ऐसा हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दो सिटीज को एक साथ मिला है। अभी तक जो हमारा इंदौर था वो हमेशा टॉप में रहता था, इस बार भी टॉप में है, लेकिन इंदौर के साथ ही साथ एक और सिटी ने इसमें शिरकत कर ली है। कौन सी सिटी है? तो ये है सूरत सिटी। हालांकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री क्या नाम है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसा कहा था पिछली बार कि अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी तो इस बार का जो ये अवार्ड है आपके हाथ से फिसल सकता है, और वैसा ही हुआ, देखने को वैसा ही मिला। आप देखिए कि हम रह गए, बस बच गए हैं, मतलब बस बच ही गए हैं, ये समझ जाइए कि इंदौर के साथ साथ सूरत को भी ऑल इंडिया क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। तो इंडिया के साथ साथ किसको मिला है? सूरत को मिला। अकेला सॉरी इंदौर के साथ साथ किसको मिला है? सूरत को मिला, अकेला इंदौर को नहीं मिला है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोला है मैंने? कि इंदौर एंड सूरत इज द ऑल इंडिया क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इंदौर और सूरत दोनों है। रिमेंबर, इंदौर एंड सूरत बोथ। कभी भी ये मत याद करना इस बार के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 8th एडिशन के लिए ओनली इंदौर नहीं है, याद रखना इंदौर एंड सूरत बोथ सिटी साथ में सम्मिलित रूप से मिला है। फिर एक चीज है कि पोर्ट शहर सूरत, पोर्ट शहर ये ऑब्वियसली ये आपका क्या है? बंदरगाह वाला शहर है। यहां बहुत सारी शिप यार्ड्स मतलब शिप आती हैं, यार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इनने इंदौर के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया, जिसने लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान हासिल किया था। भैया इंदौर लगातार 6 वर्ष तक अकेला अकेला क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड लेकर, लेकिन इस बार सूरत ने भी साथ में इस अवार्ड को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, मतलब सूरत को भी साथ में ये अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं, यहां पे क्या लिखा है? शीर्ष शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। मान लीजिए कि ऐसी सिटीज को हमने यहां पे रखा है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख अबव है, 1 लाख अबव पॉपुलेशन वाली सिटीज हैं, जहां पे जिनको अवार्ड मिला है क्लीन सिटी का, ठीक है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को जिनको अवार्ड मिला है क्लीन सिटी का, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉप 1 में कौन आ रहा है सर? तो टॉप 1 में आता है कौन? इंदौर एंड सूरत। कौन आएगा सर? तो इंदौर और सूरत आएगा, ठीक है। टॉप 1 की हमने बात करी तो टॉप 1 में आ जाएगा हमारा इंदौर एंड सूरत गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे हमारा कौन सा है? तो देखिए 3rd नंबर पे आती है नवी मुंबई। नवी मुंबई है कहां पे साहब? तो नवी मुंबई है महाराष्ट्र में। कहां पे नवी मुंबई? नवी मुंबई है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, तो 4th पे आता है क्योंकि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की ये क्लीनेस्ट सिटी की क्या है? लिस्ट है, जिसमें 4th नंबर पे आता है कौन सा? विशाखापत्तनम। 3rd नंबर पे आती है क्या? नवी मुंबई। नवी मुंबई दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। विशाखापत्तनम इज इन आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं 5th नंबर पे भोपाल। तो देखिए 5वें नंबर पे भोपाल आ जाता है। भोपाल भी 1 लाख अबव पॉपुलेटेड सिटी है, और भोपाल का नंबर कौन सा है? 5वां नंबर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की लिस्ट में भोपाल हमारा 5वें नंबर। नेक्स्ट वन 6th नंबर। 6th नंबर क्या है यहाँ पे? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। तो विजयवाड़ा आपका आता है 6th प्लेस पे। कहां पे आता है विजयवाड़ा? तो विजयवाड़ा 6th प्लेस पे आता है, याद रखिएगा। कहां पे? 6th प्लेस पे। 7th प्लेस पे आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ऑल्सो क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 7th प्लेस।
ठीक है, तो नई दिल्ली जो है हमारा 7वें नंबर पर है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की स्वच्छ शहरों की श्रेणी में। जो हमारी नई दिल्ली है वह कौन से क्रम पर है? 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट वन 8 नंबर पे आता है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तिरुपति जो है कहां पे? ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश में है, तो तिरुपति का प्लेस आता है 8th प्लेस आता है। तो ये थी हमारी रैंकिंग, टॉप सिटीज की रैंकिंग थी, इसकी टॉप सिटीज की रैंकिंग थी जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग है ना। ऐसे शहर हैं जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं और यहां पर जिन्होंने टॉप किया है क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड लेने में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सासवद। क्या है सासवद? ये महाराष्ट्र में है। सासवद महाराष्ट्र का है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में है। फिर इसके बाद पाटन की हम बात करते हैं, पाटन जो कि आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। पाटन कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, सेकंड प्लेस प्राप्त करता है। थर्ड है लोनावाला, तो लोनावाला की बात करते हैं, लोनावाला है कहां पे? महाराष्ट्र में, 3rd प्लेस में आता है। कौन सा? लोनावाला। फिर कराद, कराद कहां पे आएगा? आपका महाराष्ट्र में, कराद है महाराष्ट्र में जो कि आपका 4th प्लेस पे आता है। फिर पंचगनी, पंचगनी कहां पर आएगा? तो महाराष्ट्र आएगा। कहां आएगा? महाराष्ट्र। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में 4 तो अकेले महाराष्ट्र अवार्ड लेके जाता है और 1 अवार्ड लेके जाता है कौन? पाटन, छत्तीसगढ़। चलते हैं आगे, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले हो गए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं क्या शीर्ष 5 राज्य, टॉप 5 स्टेट्स। टॉप 5 स्टेट्स स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं? हमारे 5 राज्य कौन से हैं टॉप? तो देखिए यहां पे सबसे पहले बात की जाती है साहब, महाराष्ट्र टॉप 1 पे है, मध्य प्रदेश सेकंड टॉप पे है, छत्तीसगढ़ 3rd पे है, ओडिशा 4th पे है और तेलंगाना 5th पे है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आएगा? महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। सबसे पहला कौन सा है? महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है और फिर तेलंगाना है। तो 5 स्टेट तो एटलीस्ट आपको याद करना बनता है। अगेन रिमेंबर, टॉप पे कौन सा है? महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। महाराष्ट्र, एमपी, सीजी और फिर इसके बाद में ओडिशा एंड तेलंगाना। तो ये 5 राज्यों को जरूर याद करिएगा। क्लीनेस्ट सिटी मतलब क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो नेक्स्ट यहां पे आता है टॉप 5 गंगा टाउन सिटी। टॉप 5 गंगा टाउन सिटी, आपको अभी बताया था कि कुछ टाउन्स ऐसे हैं जो मतलब जिनको इस बार गंगा टाउन वालों को भी स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड मिला है। और ऐसे टाउन कितने थे? तो आपने देखा कि साहब 88 गंगा टाउन है। टोटल कितने हैं? तो टोटल की अगर हमने बात करी तो टोटल 88 गंगा टाउन है जिन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का अवार्ड मिला है। तो ठीक है, टोटल कितने हैं? तो टोटल 88 गंगा टाउन है जिन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का अवार्ड मिला है। इसमें टॉप पे है वाराणसी, दैट इज इन यूपी। वाराणसी टॉप पे है गंगा टाउन क्लीनेस्ट सिटी पे। गंगा टाउन क्लीनेस्ट सिटी पे कौन सा है? वाराणसी। सेकंड नंबर पे आता है प्रयागराज, दैट इज इन यूपी। वही है ये आपका इलाहाबाद, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था। प्रयागराज सेकंड नंबर पे। बिजनौर, बिजनौर भी यूपी में आता है, 3rd नंबर पे बिजनौर है। 4th नंबर पे हरिद्वार, कौन सा है? हरिद्वार है ना, हरिद्वार जिसे कहते हो। तो हरिद्वार कहां पे? आपका यूके उत्तराखंड में है। फिर इसके बाद 5th नंबर पे आता है कन्नौज, तो कन्नौज भी कहां है? आपका यूपी में है। तो फर्स्ट नंबर पे वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर, ऐसा याद करना। 3 है, टॉप 3। तो कौन कौन से हो जाएंगे? वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। तो ये तीनों आपके यूपी के हैं। टोटल 88 गंगा टाउन है जो कि क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट किस में आए आपका? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में इनका नंबर आया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अगली सीरीज देखते हैं। अब अगली कहानी आती है यहाँ पे, नमो ड्रोन दीदी योजना। क्या है भाई ये नमो ड्रोन दीदी योजना? चलिए समझते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में, किस प्रकार से है ये योजना, क्यों लाई गई है योजना, क्या उद्देश्य है इसका। तो लॉन्च हुई है 29 नवंबर 2023 को। कब हुई है ये योजना लॉन्च? तो 29 नवंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या यहाँ पे कि प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र यहां पे 30 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? शुरू किया है। इसी को मदद देने के लिए, क्योंकि हमारे यहां पे उर्वरक सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो दूसरे नंबर पे इंडिया है जो सबसे ज्यादा उर्वरक क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ ही साथ हम यहां पे बात करते हैं कि उत्पादक के साथ ही साथ आयातक भी हैं। भले ही दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, बावजूद इसके हम क्या करते हैं? इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को। और इसी के लिए यहां पर प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र भी शुरू किया गया है। तो सबसे पहला ये याद करना कि नमो ड्रोन दीदी योजना कितने तारीख को शुरू की गई है? तो 29 नवंबर 2023 को। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिला किसान ड्रोन केंद्र है इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2023 को की है। साथ ही साथ इसमें 1261 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
सरकार देगी महिलाओं को फ्री में ड्रोन। देखिएगा सरकार क्या करेगी, महिलाओं को फ्री में ड्रोन देगी, इसके माध्यम से वो क्या करेंगे, अपने खेतों में बुवाई कर पाएंगे। इन सभी चीजों के लिए, बुवाई वगैरह के लिए कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला मतलब एसएचजी जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ना, इनको ड्रोन प्रदान करेगी। जो हमारी ये योजना है ना, जो ये हमारी योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना, इस योजना के माध्यम से सरकार क्या करेगी, जो 15,000 टोटल कितने 15,000 चयनित महिलाएं, मतलब महिलाओं का ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, तो महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन्हीं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या किया जाएगा, ड्रोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर दिए जा सकेगा। मतलब ये ड्रोन क्या किए जाएंगे, फिर वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर्स हैं, वो महिलाएं क्या करेंगी, गांव के जो किसान हैं, उन किसानों को रेंट पे ये ड्रोन चलवाएंगे। रेंट पे ड्रोन चलवाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो भाई बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने यहां पर बुवाई कराएंगे इन ड्रोन की मदद से। ठीक है, तो कितने टोटल 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, और ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो किसानों को ये रेंट पे अवेलेबल कराए जाएंगे। फिर ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा। तो जितना समय अभी लगता है, सबसे ज्यादा अभी क्या होता है, टाइम लगता है ना, कि भाई पहले हमने क्या किया कि जाके फसल बोई, फिर उसके बाद में कीटनाशक का छिड़काव किया। तो इन सभी में समय बचाने के लिए किसान क्या करेंगे, यहाँ पे नैनो उर्वरकों का यूज कराएंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज करा लेंगे, कीटनाशकों का यूज करा लेंगे, इनकी मदद से, किसकी मदद से, ड्रोन की मदद से। फिर टोटल 15,000 ड्रोन में से 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब देखिए क्या होगा कि 15,000 में से कितने 500 ड्रोन अलग कर लिए, और वो ड्रोन दे दिए किसको, उर्वरक कंपनियों को, मतलब जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं स्टार्टिंग में उनको मिलेगा। और वो क्या करेंगी, तो वो लोग मतलब जबकि से 14,500 द्वारा अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो वो जो कंपनीज होंगी, जो फर्टिलाइजर वाली कंपनीज होंगी, वो ये ड्रोन अवेलेबल कराएंगे। समझ में आ गया, 15,000 टोटल ड्रोन बनने हैं, जिनमें से हमने बात करी पहले 500 ड्रोन आ जाएंगे पहली खेप में, और जो 500 ड्रोन आएंगे वो फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलेंगे, और वो कंपनीज पहले क्या करवाएंगी, यहां पे किसानों को दिलवाएंगी। बाद में आएंगे 14,500 ड्रोन अगले साल, है ना। फिर उसके बाद में यहां पे क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इनको बांटा जाएगा। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए, मतलब एक ड्रोन बनाने की जो टोटल लागत है वो लगभग 10 लाख रुपए की होती है। मतलब इतना इजी नहीं है ना। मतलब क्या है, थोड़ा सा ये अगर देखा जाए तो हैवी कॉस्ट आती है इसमें, 10 लाख रुपए की लागत क्षमता होती है एक ड्रोन और उसके सभी पार्टिकल्स, सभी पार्ट्स बनाने में, जितनी भी उसकी एसेसरीज होती हैं, इन सभी को बनाने में 10 लाख रुपीस की लागत होती है। कॉस्ट टोटल 10 लाख के आसपास होती है। फिर महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्त सहायता के माध्यम से प्राप्त हो। क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन की 80% तक यानी 8 लाख रुपए तक की लागत सेंट्रल गवर्नमेंट से किसके रूप में, ग्रांट के रूप में मिलेगी। बाकी बची हुई 2 लाख रुपए की लागत इन्हें लगानी पड़ेगी। इसके बाद में फिर वो क्या करना पड़ेगा, इनको यहां से वसूल के और फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब इन्हें मिलेगी। ठीक है ना। तो एक ड्रोन की कीमत लगभग 10 लाख है, 8 लाख रुपए तक की कहां से मिलेगी, तो इनको मिल जाएगा केंद्र सरकार से, इनको बजट मिल जाएगा, केंद्र सरकार से इनको ग्रांट मिल जाएगा। तो उसके माध्यम से ये लोग क्या करेंगे, फिर आगे यूज कर पाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आगे इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब भाई हर किसी को तो ड्रोन चलाना आता नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब यहां से पहले से वेल ट्रेन्ड बैठे हों कि सब कोई ड्रोन चला लेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं, जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से एक मेंबर को क्या की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वो ट्रेनिंग करके जब आएगी तो फिर वो बाकी जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को भी वो क्या कर देगी, ट्रेनिंग दिला देगी, उनको भी ट्रेनिंग वो दे देगी, सिखा देगी चलाना किस प्रकार से चलाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन टेक्नीशियन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब एक को तो ऐसा अलग से एक चलाने के लिए हो गया, और एक मेंबर को टेक्नीशियन बनाया जाएगा। टेक्नीशियन मतलब अगर कोई फॉल्ट होती है, कोई अगर उसमें गड़बड़ी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सके, तो उसके लिए उसे टेक्नीशियन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आगे स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा, क्योंकि अगर वो ड्रोन चलाना जान गई हैं, अगर वो ड्रोन की टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ले चुकी हैं, तो वहां पे वो क्या कर सकती हैं, ड्रोन को सही भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप यहां पे देखोगे तो एक नई पहल शुरू हुई है, ड्रोन दीदी। ठीक है, चले
आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, यही 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। 5 राज्यों के इलेक्शन है। अभी देखिए, हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट बड़ा बड़ा लेक्चर बना दिया घंटे घंटे 1.5 घंटे का, तो हो सकता है कि उसमें स्टार्टिंग में देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, है ना। लेकिन अभी हम ऐसा करेंगे कि 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब आपका क्या होगा, लेस देन 45 मिनट्स, 45 मिनट से कम के हम लेक्चर यहाँ पे अभी बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत सारा टाइम देने लग जाओ करंट अफेयर में, तो तब आपको कहीं ना कहीं वर्डन लगने लग जाए कि सर बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है करंट अफेयर्स में। बस एक बार आपने ये क्लास देख ली तो आपसे ये बन जाएंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। और करंट अफेयर होता ही ऐसा कि एक बार आपके कानों में सुनाई दे जाए तो गारंटी है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। बस नींद लेके जाओ, है ना, और भांग खा के ना जाओ, नींद लेके जाओ, तो बिल्कुल सारी चीजें सही हो जाती हैं। क्योंकि कानों में सुनाई गई एक बार भी अगर कोई वर्ड आ जाता है और फिर वो आपके क्वेश्चन में दिखाई दिया, तो 100% गारंटी कि आप क्वेश्चन आंसर लगा के आओगे करंट अफेयर का। ये है करंट अफेयर। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2023 में, आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कहां से, साहब, छत्तीसगढ़ से, है ना। सबसे पहले हम सीजी से स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन था ना, टोटल 2 फेज में हुआ। कितने फेज में हुआ है? छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन हुआ है टोटल 2 फेज में हुआ है। 90 सीट्स थी यहाँ पे। टोटल कितनी सीट्स है यहाँ पे? 90 सीट। 90 सीट्स में एससी की 10 सीट है और एसटी की 29 सीट्स। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट हैं, 10 और 29 का रेशियो है एससी और एसटी का, मतलब अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें रिजर्व है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 29 सीटें रिजर्व हैं। तो यहां से आपका एक स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट होता जा रहा है। अब एक चीज मैंने बताई कि टोटल कितने फेज में ये इलेक्शन हुआ था छत्तीसगढ़ का, तो साहब छत्तीसगढ़ का इलेक्शन 2 फेज में हुआ। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट फेज इलेक्शन हुआ है आपका यहाँ पे 7 नवंबर 2023 को। सेकंड फेज का इलेक्शन हुआ है यहाँ पे आपका कितना, 17 नवंबर 2023 को। तो मतलब 10 दिन के अंतर में, कितना डिफरेंस में, 10 दिन के डिफरेंस में यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। पहले जो इलेक्शन हुआ है टोटल इलेक्टोरल 20 इलेक्टोरल एरिया, 20 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए हुआ है। बाकी रेस्ट 70 जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, इनके लिए 17 तारीख को इलेक्शन कराया गया है। इसका जो मस्कट भी बनाया गया था, ध्यान देना, चुनाई चिरई, क्या नाम है? चुनाई चिरई इसका मस्कट था। मस्कट मतलब शुभंकर था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ। टोटल यहाँ पर 90 सीट है और 10 और 29 यानी एससी और एसटी की सीटें 10 और 29 है क्रमशः, रिस्पेक्टिवली, याद रखना 10 और 29। फिर इसके बाद में 2 फेज में इलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट फेज का होता है कितना तारीख को? 7 तारीख को नवंबर को 2023 को, और 17 नवंबर 2023 को सेकंड फेज का इलेक्शन होता है। फिर इसके बाद में चुनाई चिरई यहाँ का क्या है? मस्कट है, यानी कि शुभंकर है। आगे बात करते हैं टोटल वोटिंग कितना हुई है, तो 76.31%। रिमेंबर 76.31% यहाँ पे आपका क्या है, तो टोटल वोटिंग है। रिजल्ट आता है 3 दिसंबर 2023 को। 3 दिसंबर 2023 को यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट देखते हैं कौन यहाँ पे परिणाम जीतता है, किसको कितनी वोट्स मिलती हैं, है ना, किसको कितनी सीट्स मिलती है और कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि चौंका देने वाला जो माहौल था यही था। पर्चा खुलता है, हाथ में पर्चा आता है ना, बगल से पर्चा दिया जाता है, वो हाथ में पर्चा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में शॉक्ड, बिल्कुल शॉक्ड, मतलब कुछ बोल नहीं पाते। शायद आप लोगों ने वो मूवमेंट देखा होगा, शायद आप लोगों ने वो न्यूज देखी होगी। कहां की? राजस्थान की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारे इलेक्शन यहां पे पढ़ने हमें। 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है ना। तो इस प्रकार से 5 राज्यों के हमें यहाँ पे इलेक्शन पढ़ रहे हैं। चलिए खैर, फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं इसमें क्या है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन रिजल्ट में देखिएगा, बीजेपी को टोटल 54 सीट मिलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को टोटल 35 सीट मिलती है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिलती है यहाँ पे 1 सीट, ठीक है। तो देखिएगा 5 4 9 1 10 0 कैरी 1 5 3 8 1 9, टोटल हो गई कितनी सीट्स, तो टोटल हो गई यहाँ पे हमारी 90 सीट, राइट। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात करी छत्तीसगढ़ इलेक्शन में, सर सबसे ज्यादा किसको सीट मिलती है? बीजेपी को 54 सीट्स मिलती है। 54 सीट्स इट मींस 46.27%। कितना है? 46.27%, मतलब मेजॉरिटी की बात करेंगे तो बीजेपी के पास में मेजॉरिटी आ गई, अर्थात गवर्नमेंट बनेगी किसकी? बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, राइट। टोटल इलेक्टेड विमेन की बात करते हैं, 19 इलेक्टेड विमेन है, मतलब छत्तीसगढ़ से 19 महिलाओं ने, रिकॉर्ड तोड़ महिलाओं ने यहाँ पे क्या किया? विधानसभा में चुनाव जीता है। आज तक के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सर्वाधिक महिलाएं, 19 महिलाओं ने यहाँ पे क्या किया है? विधानसभा में विधायकी जीती है। नेक्स्ट है सीएम विष्णुदेव साय, नाम है इनका विष्णुदेव साय। इन्होंने जो, अगर हम बात करते हैं, ओथ ली है, मतलब शपथ कब ली है, शपथ बात की जाए 13 दिसंबर को, है ना। 4th सीएम ऑफ पर्सन, मतलब व्यक्ति के हिसाब से छत्तीसगढ़ के 4थे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। एवरीवन नो, सभी को पता है यहाँ पे
कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का क्या किया गया था, गठन किया गया था, अलग किया गया था। और इस प्रकार से यहाँ पे ये चौथे नंबर के हमारे क्या हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे। नाम है विष्णुदेव साय और 13 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, फर्स्ट ट्राइबल, क्या यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को, तो फर्स्ट ट्राइबल सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री है, जिनका नाम क्या है, तो ये नाम है विष्णुदेव। एक चीज और है, इनका जो विधानसभा है कुनकुरी लेजिस्लेटिव एरिया है। क्या नाम है विधानसभा क्षेत्र का, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र है इनका। कौन सा, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र है इनका छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा क्षेत्र भी। आगे बात करते हैं डिप्टी सीएम कौन है, तो अरुण साव और विजय शर्मा। क्या नाम है, अरुण साव और विजय शर्मा। अरुण साव और विजय शर्मा यहाँ पे डिप्टी सीएम है। इस बार एक प्रक्रिया नई चलाई गई है, आप सभी लोगों को पता है कि ये पूरा बीजेपी ने अपने लगभग राज्यों में डिप्टी सीएम का जो काम है वो फिर से स्टार्ट कर दी, फॉर्मेट डिप्टी सीएम का फिर से लेकर आ गए हैं। तो 2 डिप्टी सीएम यहां पर बनाए गए, अरुण साव बनाए गए, विजय शर्मा बनाए गए हैं। विधानसभा स्पीकर एवरीवन नोज रमन सिंह, सभी जानते हैं रमन, है ना। तो विधानसभा स्पीकर कहेंगे यहाँ पे रमन सिंह साहब को बनाया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका 16th मध्य प्रदेश इलेक्शन, 16th मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव इलेक्शन 2023, 16वां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि उसको अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाला है, जब हम एमपी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हम नेशनल लेवल पे लेके चल रहे हैं, तो नेशनल लेवल पे जितनी चीजें जानना जरूरी होता है वही लगा रहे हैं। जब प्रॉपर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ेंगे तो फिर से मैं इसको लेकर आऊंगा, बहुत डिटेल में लेकर आऊंगा, ठीक है। सो 230 आर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब यहां पे हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल 230 सीटें हैं। 35 और 47 एससी एसटी की सीटें क्या है, रिजर्व है, मतलब 35 सीट्स फॉर एससी एंड 47 सीट्स फॉर एसटी। 35 सीटें यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। यहाँ पे टोटल एक फेज में, मतलब एक ही चरण में चुनाव हुआ है, और चुनाव हुआ है कितने तारीख को, 17 नवंबर 2023 को। छत्तीसगढ़ में हुआ था कब, 7 और 17 को। अपने यहाँ कब हुआ है, 17 तारीख को हुआ। उनके यहाँ हुआ 2 फेज में, हमारे यहाँ हुआ है 1 फेज में। उनके यहाँ थी 90 सीट, हमारे यहाँ है 230 सीट। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इतना मैच मत करते जाना, मिक्स मत कर देना, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 17 नवंबर 2023 को यहाँ पे इलेक्शन किया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का। और शुभंकर यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी के लिए, मैं शुभंकर वगैरह अभी इसको छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला है अभी ये शॉर्ट में करेंगे हम, एमपी करंट अफेयर में हम बहुत डीप में, क्योंकि नेशनल लेवल पे लेंगे। टोटल वोटिंग की बात करते हैं तो 77.15%, इट मींस छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा परसेंटेज रहा है वोटिंग का, 77.15%। रिमेंबर एवरीवन, 77.15%, कितना, 77.15%। और रिजल्ट सेम, 3 दिसंबर, कितना तारीख को, 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आ गया है। 17 नवंबर 2023 को यहाँ पे इलेक्शन डेट रही है। 77.15% टोटल वोटिंग हुई है। टोटल इलेक्टेड विमेन्स की बात करते हैं 27, कितना, 27, मतलब 27 महिलाएं यहाँ पर इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव जीत कर आई हैं। टोटल कितनी विमेन्स, टोटल 27 विमेन्स, ठीक है। टोटल 27 महिलाएं यहाँ पर क्या करके आई हैं, चुनाव जीत कर आई हैं। सीएम साहब की बात करते हैं, मोहन यादव, ओथ ऑन 13 दिसंबर, 4 है ना, क्या हो कितने तारीख को अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 13 दिसंबर, मोहन यादव साहब हमारे कितने तारीख को, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 2023 को चुनाव जीतकर आए हैं। आगे बात करते हैं उज्जैन साउथ, मतलब ये उज्जैन दक्षिण से लेजिस्लेटिव इनका जो एरिया है, कौन सा एरिया है, विधानसभा एरिया, तो उज्जैन दक्षिण से आप विधायक हैं और आपको बनाया गया है क्या, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे डेप्यूटी सीएम 2 लोगों को बनाया गया है। रिमेंबर, राजेंद्र शुक्ला एंड जगदीश देवड़ा। क्या नाम है, जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री रहे, आपको याद होगा जगदीश देवड़ा साहब। राजेंद्र शुक्ला साहब, आप सभी लोगों को पता है कि हमेशा इनको मंत्रालय मिला करता था, कौन सा, खनिज वाला मंत्रालय मिलता था, है ना, ऊर्जा वाला मंत्रालय, ऊर्जा वाला, एनर्जी वाला क्या मिनिस्ट्री मिला करती थी। राजेंद्र शुक्ला साहब रीवा से हैं, ठीक है। तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, ये 2 लोग क्या बने हैं, यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। विधानसभा स्पीकर की बात करता हूं मैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब को विधानसभा स्पीकर हमारे मध्य प्रदेश में बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर साहब को तो सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब को यहाँ पे अभी क्या बनाया गया है, विधानसभा स्पीकर बनाया गया, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, 9th मिजोरम विधानसभा इलेक्शन, मिजोरम विधानसभा इलेक्शन के साथ में चलते हैं। 9वें नंबर का मिजोरम विधानसभा इलेक्शन है। हमारे मध्य प्रदेश की हमने बात की तो 16th नंबर का था, कौन से नंबर का था, 16वीं मध्य प्रदेश की विधानसभा है। और ये मिजोरम की कौन सी है, 9वें नंबर की विधानसभा है। अब देखिए इसका जो सीट्स हैं, टोटल 40 सीट्स हैं। टोटल कितनी सीट्स हैं, 40 सीटें हैं। 7 नवंबर 2023 को मिजोरम में इलेक्शन हुआ था।
कितने तारीख को? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ पे 17 तारीख को इलेक्शन हुआ था, 17 नवंबर 2023। सेकेंड फेज का इलेक्शन कब हुआ था छत्तीसगढ़ में? तो 17 तारीख को। और हमारे यहाँ पे कब हुआ था फाइनल? एक ही फेज में हुआ था 17 नवंबर को। और यहाँ कब होता है? तो 7 नवंबर को होता है। रिजल्ट कब आता है? तो तीनों जगह 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आता है। टोटल वोटिंग की बात करते हैं 80.66%। चलो साहब बढ़िया, बढ़िया परसेंटेज, बढ़िया। 80.66% लोगों ने यहाँ टोटल वोटिंग करी है। बिग नंबर है, एक बड़ा परसेंटेज, ध्यान रखिएगा। 80.66% टोटल यहाँ पे क्या हुई है? वोटिंग हुई है। 8 दिसंबर 2020 को ZPM, याद रखिएगा यहाँ पे कितने तारीख की बात हो रही है? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों को आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट, क्या नाम है? ZPM। 8 दिसंबर 2023 को जोरम पीपुल्स मूवमेंट के जो आपके नेता हैं लाल दुहोमा, अरे भैया ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, प्रॉपर में लाल दुहोमा बताऊंगा, है ना। तो 8 दिसंबर 2023 को ZPM के नेता लाल दुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कौन बने हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री? लाल दुहोमा साहब को क्या किया गया? मिजोरम का सीएम बनाया गया है। परिणामों के अनुसार 27 सीटें जीतकर जोरम, क्या नाम है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर 27 सीटें जीती और 27 सीटें जीतकर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि टोटल कितनी सीट्स थी? 40 सीट्स थी यहाँ पे, है ना। फिर लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री और राज्य के इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बनी, है ना। राज्य के इतिहास में तीसरी महिला मंत्री वाली, मतलब मिजोरम की तीसरी महिला मंत्री बनने वाली लाल रिनपुई, क्या नाम है? लाल रिनपुई है, लेडी है जो इस बार विधानसभा में जीती। साथ ही साथ यहाँ की पहली कैबिनेट मंत्री भी बनाई जाती। नाम याद रखिए, क्या नाम है? लाल रिनपुई यहाँ के मिजोरम की पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ के इतिहास में तीसरी महिला मंत्री बनने का इनको दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। अब देखिएगा, हम देखते हैं लाल दुहोमा साहब कौन यहाँ पे सीएम बने हैं, ठीक है। तो लाल दुहोमा साहब पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमा मिजोरम के 6वें मुख्यमंत्री बने हैं। मिजोरम राज्य के 6th सीएम है लाल दुहोमा साहब, जो कि IPS रहे हैं। क्या रहे हैं? IPS रहे हैं, है ना। भारतीय पुलिस सेवा में IPS रहे हैं। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में ये सैरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इनका क्षेत्र याद रखिएगा, सैरछिप विधानसभा क्षेत्र है। IPS अधिकारी के रूप में ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात रहे हैं। मतलब IPS के रूप में आप इंदिरा गांधी की सुरक्षा में भी, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में भी शामिल रहे हैं। मतलब पुराने हैं, काफी तजुर्बे वाले हैं। 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे 1984 में, जब इंदिरा जी की डेथ हुई थी। 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले ये पहले लोकसभा सांसद थे। नाम इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था पहले व्यक्ति पर, है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था पहले व्यक्ति पर, पहले सांसद पर, जिनका नाम है लाल दुहोमा साहब। जब ये सांसद 88 में, कब की बात हो रही है? 88 की बात है। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ लगना भी इतनी बड़ी बात है कि पहले सांसद हैं लाल दुहोमा साहब, जिनके ऊपर पहली बार क्या लगा था? एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था, दल बदल विरोधी कानून लगाया था। नेक्स्ट, 16th राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, 16वां राजस्थान विधानसभा चुनाव। टोटल 200 सीटें हैं, 34 और 25 का SC ST की सीट्स है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सीट्स है? 230 है। राजस्थान में कितनी है? 200 है। 34 SC के लिए और 25 यहां पर ST के लिए क्या है? रिजर्व है, ठीक है। सबसे ज्यादा ST के लिए रिजर्व सीट्स कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। 47 सीट्स रिजर्व है हमारे यहां पर विधानसभा में, है ना। फिर इलेक्शन डेट की बात करते हैं, 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में इलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ पे 17 नवंबर को हुआ। इनका रिजल्ट भी कब आया है? 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया। 74.62% यहाँ पर टोटल वोटिंग हुई है। कितनी वोटिंग हुई है साहब? तो 74.62% यहाँ पर वोटिंग हुई है। बीजेपी को 115 सीट मिली, बीजेपी जीत गई, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 70 सीट मिली। भारत आदिवासी पार्टी की बात करते हैं तो 3 सीट मिली है। BSP को यहां पर 2 सीट मिली है। RLD को 1 सीट मिली है। RLTP को 1 सीट और इंडिपेंडेंट निर्दलीय को टोटल 8 सीट।
ये 16वां राजस्थान विधानसभा चुनाव रहा है। अब राजस्थान में बात करते हैं कि टोटल 200 सीटों में से 199 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। क्यों एक सीट कहां चली गई? तो भाई एक सीट पे जो कैंडिडेट रहे हैं, देखिएगा उनकी कहानी बताते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले स्थित करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर के निधन के कारण इस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया, है ना। उसी दौरान उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब ऐसा हुआ कि इलेक्शन के टाइम पे ही वहां पे क्या हो गया? उनकी डेथ हो जाती है। किनकी? गुरमीत सिंह कूनर की। अब जैसे इनकी डेथ हो जाती तो टोटल 199 सीट्स पे ही इलेक्शन हुआ, एक सीट रख दी गई, भी बाद में बाय इलेक्शन होगा वहां पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 20 महिलाएं निर्वाचित की गई हैं। हमारे यहाँ पे टोटल 27 महिलाएं। मध्य प्रदेश में कितनी? 27 महिला। ठीक है, राजस्थान में कुल कितनी? 20 महिला। 5 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा को, कितने तारीख को? 5 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, है ना। सांगनेर, क्या नाम है? सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से ये क्या है? विधायक हैं, और पहली बार के विधायक जिन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। सोचो तो कितनी बड़ी बात होगी आपके लिए, कितनी अच्छी बात होगी। भजनलाल शर्मा, है ना, जबकि श्री शर्मा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं, है ना, पहली बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। वाह रे किस्मत। दिया कुमारी, यही है बीजेपी पार्टी, है ना। किसी को भी कब क्या बना दे, क्या मौका मिल जाए तो नहीं जाए, कोई नहीं जानता है। दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया। वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। क्या नाम है? वासुदेव देवनानी। इन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया गया। ठीक है, चलिए ये हो जाती है यहाँ की आज की सारी कहानी कंप्लीट। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अभी जो भी टॉपिक हमारा बचा हुआ है, लेट सपोज तेलंगाना इलेक्शन बचा हुआ है, तो वो अगली क्लास में मैं करा दूंगा, और बाकी बचा हुआ करंट अफेयर। तो इसी प्रकार से मैंने आपको कहा कि मतलब अगर हम बात करें लेस देन 45 मिनट्स के ही लेक्चर होंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इतने टाइम का लेक्चर रखूंगा ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।